नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो अभी तक हमने कितना आपके बैग में देख लीजिए, सबके बैग में कितने 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 रत्न हैं। अभी तक कितना हमने कलेक्ट किया? अगर आप बोल रहे हैं 25, देन यू आर राइट, और अगर कम है तो आप देखिए कहीं खो ना गया हो। ठीक है। और ये शिक्षा रत्न, ये रत्न शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है, ये ज्वेल्स है। और ये रत्न आपको याद होगा, कुछ सेशन पहले हमने चर्चा कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद जब एक बार एक बुक लिखे और उसमें प्रभुपाद बताए कि विद्या रत्न कौन है, क्या है। जो विद्या में से रत्न जो है वो कौन है? वो भगवत गीता है। सो भगवत गीता को प्रभुपाद कह रहे थे दिव्य विद्या रत्न, विद्या में से रत्न है। और श्रील प्रभुपाद जब जगत के गुरु हैं, वो कौन है? वो कैसे रत्न है? वो विश्व रत्न है कि नहीं? विश्व रत्न है, विश्व में का रत्न है। प्रभुपाद के आविर्भाव के कारण ये पूरा विश्व जो है वो सुंदर हो गया है। तो ये विश्व रत्न प्रभुपाद है। और हम ऐसे विश्व रत्न प्रभुपाद के चरित्र में से हम क्या ढूंढ रहे हैं? शिक्षा रत्न, है नहीं? तो हम जो है बहुत अटेंटिवली सुनने का प्रयास करेंगे और इस शिक्षा रत्न को कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। आप सब रेडी हैं? ओके, थैंक यू। तो हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा? प्रभुपाद झांसी में जो अपने ऑर्गेनाइजेशन खुला था, लीग ऑफ डिवोटीज, उस सेंटर को प्रभुपाद को क्लोज करना पड़ा और प्रभुपाद को उसको छोड़ के आना पड़ा। तो जब प्रभुपाद कलकत्ता से तैयारी करके झांसी के लिए आ रहे थे कि उस बिल्डिंग को प्राप्त करने के लिए और उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो प्रभुपाद अपने साथ एक चैतन्य महाप्रभु के विग्रह को लेके आ रहे थे कि वो चैतन्य महाप्रभु के विग्रह को स्थापन करेंगे इस इच्छा से। उस बिल्डिंग में, भारती भवन में, वो जो लीग ऑफ डिवोटीज का बिल्डिंग है, वहां पे वो चैतन्य महाप्रभु को स्थापन करेंगे। इसलिए वो बहुत ही पसंद करके चैतन्य महाप्रभु के विग्रह को लेके आए। लेकिन आने का बाद उनको क्या मिला? सरप्राइज मिला, शॉक मिला कि उनको ये जगह छोड़ना पड़ा। और जब छोड़े तो प्रभुपाद के पास और कुछ नहीं था, तो उन्होंने इस चैतन्य महाप्रभु के विग्रहों को लेके साथ में लेके ये लीग ऑफ डिवोटीज का बिल्डिंग को पीछे छोड़ते हुए प्रभुपाद चले आए। और चले आए कहाँ आए? प्रभुपाद आए मथुरा में, जहाँ पे प्रभुपाद के गॉड ब्रदर गुरु भाई थे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, जिनको प्रभुपाद ने झांसी में बुलाए थे कि उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए। उनके पास आए, उनके आश्रम में आए और उनको आके वहां पे उनको आश्रम में ये महाप्रभु का जो विग्रह है उनको गिफ्ट किया। और वहां पे प्रभुपाद रहने लगे उनके साथ। और उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे उनके साथ मिलके फिर वही प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो वहां पे उन महाराज जो है वहां पे वो भी एक मैगजीन छपते थे, गौड़ीय पत्रिका, और उन्होंने प्रभुपाद को जिम्मेदारी दिया कि गौड़ीय पत्रिका का लिखन, उसका प्रकाशन, उसको वो करने के लिए। और प्रभुपाद उसको बहुत गंभीरता से उसको करने लगे। उस दौरान प्रभुपाद के और एक गुरु भाई हैं जो भक्ति सारंग महाराज, वो दिल्ली में थे, उनका आश्रम दिल्ली में था। तो सारे प्रभुपाद के सारे गॉड ब्रदर्स को पता था प्रभुपाद की जो कवित्व के बारे में, प्रभुपाद कितना अच्छा लिखते हैं, प्रभुपाद का स्कॉलरशिप के बारे में। तो उन्होंने चाहा कि उनके आश्रम में प्रभुपाद आए और उनके आश्रम में हेल्प करे, उनकी मैगजीन और उनके जो बुक के प्रकाशन में हेल्प करे। तो उन्होंने भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से बात कर ली, उनकी सम्मति लेके प्रभुपाद को दिल्ली में बुलाए। प्रभुपाद उनके आश्रम में रहने लगे। लेकिन प्रभुपाद के विजन हमेशा क्या था? बड़ा था। वो चाहते थे ये जो भी ये ग्रंथ है, मैगजीन है, वो लार्ज नंबर से छपे और सारे विश्व में लोगों का पास जाए और सबको कृष्ण भक्ति का अवसर मिले। और जब वो कर रहे थे इस तरह से, वो अपने विजन को वो बता रहे थे, लेकिन उस जो है आश्रम में कहीं लिमिटेशंस था। और उन्होंने कुछ समय बाद प्रभुपाद को कह दिया है कि आपका जो विजन है वो इस आश्रम से हो नहीं पाएगा, और उसके लिए
जो है आपको खुद ही अपना इंडिपेंडेंटली कुछ करना पड़ेगा। तो आप खुद इंडिपेंडेंटली, एक तरह से दूसरा भाषाओं में बोल दिए कि आगे से आप इंडिपेंडेंटली रहिए और इंडिपेंडेंटली कुछ करने का प्रयास कीजिए। अब शिलो प्रभुपाद जब उनके आश्रम से भी बाहर आ गए, अब प्रभुपाद बिल्कुल अकेले, उनका कहीं जगह नहीं है रहने के लिए, उनके पास कोई खाने के लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो अपने बिजनेस को त्याग कर चुके थे, अपने फैमिली को त्याग करके जो है वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर चुके थे। सो उस समय प्रभुपाद कभी कभी किसी एक दिन किसी एक का घर में रहते हैं, कभी किसी किसी मंदिर की में रहते हैं, और कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था। खाने का भी प्रसादम का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे 6 गोस्वामी वृंदावन में कभी एक एक रात एक एक वृक्ष के नीचे गुजारते थे, ऐसे ही प्रभुपाद इस तरह से गुजार रहे थे। उनका ऐसी स्थिति कभी उनके जीवन में नहीं आया कि उनको खाने में कभी परेशानी प्रॉब्लम नहीं आया, पहनने के लिए कोई कमियां नहीं हुआ, और रहने का तो जगह क्या है, वो तो अपने पिता माता के बहुत ही प्यारा बेटा थे। लेकिन आज प्रभुपाद को ऐसी स्थिति हो रही है, उनको रहने का जगह नहीं है, खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। सो दैट वाज द टफेस्ट टाइम, मोस्ट डिफिकल्ट टाइम प्रभुपाद की लाइफ में, प्रभुपाद बताते हैं। अब ऐसी स्थिति में कोई साधारण व्यक्ति सोच सकता है कि ऐसे क्यों कोई डिसीजन लेगा। प्रभुपाद का घर है, बहुत अच्छा घर है, चाहे तो वो घर में रह सकते हैं। प्रभुपाद का बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रभुपाद को बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छे से बिजनेस में प्रगति कर सकते थे, लेकिन प्रभुपाद ने जो है इतना अटेंशन नहीं दिया बिजनेस में धन कमाने के लिए। प्रभुपाद का मेन अटेंशन क्या था? कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, अपने गुरु को सेवा करना, कृष्ण को सेवा करना। और इसलिए प्रभुपाद आज बहुत डिफिकल्ट टफ हार्डशिप को प्रभुपाद को फेस करना पड़ा। कोई साधारण व्यक्ति जो भौतिक चेतना में है, वो समझ नहीं सकता कि कैसे ये लॉजिक है, कैसे कोई व्यक्ति अपने कंफर्ट को त्याग करके भगवान की सेवा के लिए ऐसा कर सकता है। और तो ऐसा हम आचार्यों में, भगवान की शुद्ध भक्तों में ही अक्सर देखते हैं कि शुद्ध भक्त भगवान को प्रायोरिटी देते हैं, और भगवान के लिए वो जो है, भगवान के लिए वो लॉस भी स्वीकार करते हैं, हार्डशिप को स्वीकार करते हैं, और जो है एम्बेरसमेंट भी, जैसे लास्ट वीक हमने सीखा, लेसन लिया, एम्बेरसमेंट भी स्वीकार करते हैं। जैसे हम सनातन गोस्वामी का देखते हैं, वो मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने महाप्रभु को सर्व करने के लिए उन्होंने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के कारण उनको जेल में बंदी कर दिया। अब जेल की सजा, जेल के कष्ट उनको सहन करने के लिए वो मंजूर हो गए, जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू सर्व कृष्णा। क्या हम करेंगे ऐसा? हम थोड़ा सा भी हमारा कंफर्ट से डिस्कंफर्ट हो जाता है, हम तुरंत सेवा छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, हमारा अपने कंफर्ट में थोड़ा सा भी कमियां नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा भी जहां पे लगता है हमारा लॉस होने वाला है, भगवान की सेवा में हमारा टाइम नष्ट हो गया, या हमारा ऑफिस में थोड़ा सा वो हो गया, डाउन हो गया, हम सेवा छोड़ देते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त कभी ऐसे नहीं छोड़ते। वो भगवान को चाहते हैं, गेन को नहीं चाहते हैं। अर्जुन जो है युद्ध क्षेत्र में, वो भगवान को चुना, जो भगवान युद्ध भी नहीं करेंगे, शस्त्र भी नहीं चलाएंगे, लेकिन इतना सारे सेना है, उनको नहीं लिया। वो सोचे कि युद्ध में हार भी गया तो भी ठीक है, भगवान मेरा साथ। उसी प्रकार जो फल वाली भक्त थे, जो भगवान के पास आए थे वृंदावन में, वो भगवान को फल दे रहे थे, और भगवान तो चावल के दाना दे रहे थे। उनको लग रहे थे ये तो लॉस होने वाला है, लेकिन उन्होंने बोला भगवान की प्रसन्नता के लिए ठीक है, मेरा लॉस भी ठीक है, लेकिन भगवान की खुशी के लिए उन्होंने दे दिया। लेकिन अल्टीमेटली भगवान उनको देते हैं, रिवर्ड करते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त वो हमेशा भगवान को चूज करते हैं। जहां पे चूज करने की बारी आती है, वो प्रॉफिट या अपने कंफर्ट, अपने सब कुछ को छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान को छोड़ नहीं सकते। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त मेरा हृदय में रहते हैं, और मैं ऐसे भक्तों की हृदय में रहता हूँ, और हमें ऐसे भक्तों की पद चिन्ह पे चलना है। इसीलिए कहा जाता है महाजन यन गता सपंथ, ऐसे महाजन महान भक्तों की चरण चिन्ह का हमें अनुसरण करने का प्रयास करना है। तो इस तरह से प्रभुपाद दिल्ली में बहुत हार्डशिप को सहन कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद अंदर से बहुत खुश थे। प्रभुपाद को दुख नहीं था कि मैंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया। प्रभुपाद खुश थे क्योंकि मेरा मिशन, लाइफ का मिशन है
और उस मिशन पे प्रभुपाद चल रहे थे। तो प्रभुपाद उस समय फिर प्रयास करे कि मेरा जो विजन है, मिशन है, उसको प्रभुपाद भूल नहीं रहे थे। और वो कई कई लोगों से मिल रहे थे। उनका विजन क्या था? वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, जो इस कृष्ण भक्ति को पूरा विश्व के लोगों को फैला सके, विश्व को लोगों को ये शिक्षा दे सके। सबको चाहिए ये ज्ञान। इस ज्ञान के लिए कौन आगे जाएगा? ऐसा एक टीम बनाना है जो इस पूरा विश्व को इस हाईएस्ट नॉलेज को दे सके। और श्रील प्रभुपाद उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने कंफर्ट के लिए नहीं, एक घर अपने घर के लिए नहीं कि जहां पे वो रह सकते हैं, वो उनका मेन उद्देश्य नहीं है। सो वो एक व्यक्ति उनका जान पहचान के थे, जो उनका कभी लेक्चर सुने थे, बहुत इंप्रेस हुए थे, बिरला मंदिर के ट्रस्ट के सेक्रेटरी। तो उनसे उनका साथ प्रभुपाद के परिचय हुआ। उनसे प्रभुपाद ने रिक्वेस्ट किया कि बिरला मंदिर जो है बहुत रिच मंदिर है, बहुत मतलब फेमस मंदिर है। बोले कि आपका मंदिर में क्या हमारा लीग ऑफ डिवोटीज का, प्रभुपाद अभी भी उस नाम को मेंटेन रखे कि वो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बिल्डिंग चला गया लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन अभी भी प्रभुपाद के माइंड में है। तो लीग ऑफ डिवोटीज का हम प्रोग्राम कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने परमिशन दिया। तो प्रभुपाद ने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया अकेले। प्रभुपाद उस लीग ऑफ डिवोटीज में अकेले मेंबर है अभी। और उन्होंने वहां के जितने भी बड़े व्यक्ति हैं, दिल्ली के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड है, उनको इनवाइट किया, और भी बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया। और करके प्रभुपाद ने वो छपाया, एडवर्टाइजमेंट छपाया। आप देखेंगे प्रभुपाद कितना सिस्टमेटिक ढंग से पूरा प्लानिंग के साथ करते थे। ऑल्दो प्रभुपाद इतने एडवांस थे, उनके लेक्चर्स इतने पावरफुल थे, उसके बाद भी प्रभुपाद अपनी एक एक एक्टिविटी को बहुत सिस्टमेटिक करते थे, ताकि एक बाहर के व्यक्ति जब देखे वो इम्प्रेस हो जाए। प्रभुपाद उस समय, अब आज से 60-70 साल पहले की बात है, उस समय टेक्नोलॉजी भी क्या था? कुछ नहीं था। लेकिन प्रभुपाद उस समय भी इतने सारे इनविटेशन लेटर्स छपाया, इतने सारे फ्लायर्स छपाया, लोगों को बताया, डिस्ट्रीब्यूट किया कि ऐसे ऐसे चीफ गेस्ट आने वाले हैं, ये प्रोग्राम होने वाला है, आप सब आइए। और सब लोग आए। और प्रभुपाद ने उस प्रोग्राम को कीर्तन से शुरू किया, चीफ गेस्ट को बोला स्पीच देने के लिए, और कई रेस्पेक्टेड पर्सन ने लेक्चर दिया और प्रभुपाद ने लेक्चर दिया। और इसके माध्यम से प्रभुपाद ने प्रेजेंट किया सबको कि ये इट्स ए नीड फॉर द होल वर्ल्ड, कि ऐसा एक संस्था हो जो इस दिव्य शिक्षा को पूरा विश्व की शांति के लिए, विश्व को ये ज्ञान प्रोवाइड कर सके। और ये हम सबको प्रयास करना है। तो सबका एक तरह से साइन लिया, सबका वो बनाया कि इस मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि ये जरूरी है। और फिर प्रभुपाद ने इसको लेके सबको ये बताया कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाके ये चीज हो पाएगा। तो प्रभुपाद फिर गवर्नमेंट को लेटर लिखे, प्रयास किए कि ऐसे सपोर्ट हो, ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो। लेकिन साम और आदर प्रभुपाद को उस मीटिंग का बाद, एक दिन का प्रोग्राम था, ज्यादातर लोग एक दिन के प्रोग्राम में आते हैं, उस समय हाँ हाँ करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कमिटमेंट्स उस लेवल का नहीं होता है। तो प्रभुपाद समझ गए, और फिर आगे प्रभुपाद अकेले कंटिन्यू करते गए। तो प्रभुपाद का हाथ में अभी क्या था? प्रभुपाद को अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। प्रभुपाद को एक ही चीज का एक्सपीरियंस था, वो अपना बैक टू गॉडहेड मैगजीन प्रभुपाद छाप रहे थे। बीच में बंद हो गया, लेकिन प्रभुपाद ने सोचा एटलीस्ट उस चीज में प्रभुपाद का एक्सपीरियंस है, और सबसे पहले वो इसी पे फोकस करना चाहते हैं। तो उन्होंने बैक टू गॉडहेड मैगजीन को रिवाइव करने का प्रयास किया कि इस बैक टू गॉडहेड मैगजीन में इतना अच्छे से प्रभुपाद लिखेंगे और उसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब अच्छे व्यक्ति, एजुकेटेड लोग उसको पढ़ेंगे, वो समझेंगे इस मैसेज को और प्रभुपाद को रेस्पॉन्ड करेंगे। ये प्रभुपाद का विश्वास था। और प्रभुपाद ने फिर बैक टू गॉडहेड मैगजीन छपने में, उसको लिखने में प्रभुपाद ने पूरा जो है अपनी अटेंशन देने लगे। कहीं भी रहते थे, जहां भी रहते थे, लेकिन प्रभुपाद का मेन था लिखना और उसको छपना। उसको छापने के लिए प्रभुपाद को डोनेशन भी कलेक्ट करना पड़ता था, क्योंकि प्रभुपाद के पास कोई लक्ष्मी नहीं था। और उसके बाद प्रकाशन के लिए कागज खरीदना पड़ता था, उस प्रेस में जाना पड़ता था। और यहाँ पे बताया गया प्रभुपाद इतना पर्टिकुलर थे कि उनका जो बैक टू गॉडहेड मैगजीन 4 पेज का मैगजीन था, सिंपली न्यूज़पेपर की तरह 4 पेज का मैगजीन, लेकिन उसके एक एक चीज इतना परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा था प्रभुपाद का। प्रभुपाद जब ये छपने देते थे, उसके बाद ये बता जिस दिन छपेगा उस दिन सुबह दिल्ली की इतना ठंड में प्रभुपाद कितने किलोमीटर पैदल आते थे उस प्रकाशन प्रेस में रिव्यू करने के लिए। पहला कॉपी रिव्यू हो
अच्छा से प्रॉपर हो, तभी जाके बाकी छपे। अक्सर हम लोग होते तो क्या होते हैं कि दे दिया, अब 2 किलोमीटर ठंड में चल के आना जस्ट टू रिव्यू। एंड प्रभुपाद इसमें कई सारे कमियां जो मिस्टेक्स होता था वो निकालते थे, करेक्ट करते थे, उसके बाद ही उसको आगे छपने देते थे। तो यहाँ पे हमें एक लेसन मिलता है, अगर हम कोई चीज अच्छा से करना चाहते हैं, डोंट नेग्लेक्ट टू रिव्यू। हम अक्सर रिव्यू करना भूल जाते हैं, हम सोचते हैं हमने कर दिया, दे दिया, अब उसने कर लेगा, कर तो लेगा ही है। अक्सर क्या होता है, हम सब का कुछ ना कुछ हम मिस्टेक करने का प्रवृत्ति रहता है, और कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, और एक बार मिस्टेक हो गया तो पूरा सारे कॉपी में वही मिस्टेक होएगा। प्रभुपाद उसको जानते थे, और प्रभुपाद पर्सनली आके रिव्यू करते थे। तो जिस चीज को हम वास्तव में केयर करते हैं, उसको रिव्यू करने में या एंश्योर करने में कि ये सही तरह से हो रहा है, पर्सनल अटेंशन इज नेसेसरी। अक्सर हम लेजी हो जाते हैं, हम उसको दे दिए वो तो कर लेगा। इसमें एक बहुत सुंदर स्टोरी है। एक बार बताया जाता है कि भगवान अपने भक्तों की जब रक्षा होती है, रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आ जाते हैं, स्वयं आकर रक्षा करते हैं। भगवान के इतने एजेंट्स है, सब लोग रक्षा कर सकते हैं भक्तों को, लेकिन भगवान की जब प्रिय भक्तों की रक्षा की बात आती है तो भगवान स्वयं आते हैं। तो एक अकबर ने एक बार जो है इसमें डाउट रेज किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान स्वयं आते। तो बीरबल ने जो है अकबर को इसको समझाने के लिए कि कैसे भगवान खुद पर्सनली अटेंशन देते हैं, उन्होंने एक बार एक ऐसे किया, एक नाव में वो अपने अकबर के बच्चे को नदी में फेंकने की, जिस बच्चे जैसे पुतुल बना रखा था, और उस समय उस नाव में अकबर भी थे। और बीरबल ने क्या किया था, उस बच्चे का जो पुतुल है वो नदी में ऐसे गिराया जैसे लग रहा था उसका बच्चा गिर गया। और उसको देख के अकबर एकदम से नदी में तुरंत जंप कर दिया उसको बचाने के लिए, और उसको उठा कर लेकर आया। जब तब बीरबल ने उसको अकबर को बोला कि आपने क्यों जंप किया, यहाँ पे तो और भी बहुत सारे लोग हैं, आपके बहुत सारे मंत्री हैं, सब लोग जंप कर सकते हैं। लेकिन अकबर ने बोला मैंने इसलिए कि अगर सबका उतना प्रेम नहीं है उस बच्चे को बचाने के लिए जितना मेरा अंदर उस बच्चे को बचाने का मेरा अंदर इच्छा है, उतना तीव्र इच्छा किसी और का नहीं है। और किसी से छोटा सा मिस्टेक के कारण वो बच्चे की जान जा सकती है, लेकिन मेरे से वो मिस्टेक मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करता हूं। तो उन्होंने कहा कि इसी प्रकार भगवान भी, वो जब अपने भक्तों को, प्रिय भक्तों को बचाने की बात आती है तो वो खुद अटेंशन देते हैं, खुद पर्सनली देखते हैं। उसी तरह जब हमारा कोई प्रिय या मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हो, तो खुद दूसरे का हाथ पे छोड़ के नहीं देखिए ठीक है वो कर रहा है, ठीक है कर भी रहा है, लेकिन उसको हम एटलीस्ट देखे कि सही तरह से कर रहा है। अक्सर हम देखते हैं ऐसे होता ही रहता है, हम किसी को देते हैं वो चीज आ जाता है, कहीं पोस्टर में आप देखेंगे इस्कॉन के नाम के ISKCON ISKON आके चला जाता है, और हम देख ही नहीं पाते अक्सर। जब रिव्यू करेंगे ये सब निकाल के आएगा। और प्रभुपाद वाज पर्टिकुलर इन दैट, क्योंकि प्रभुपाद इस पूरा दुनिया की जो लर्नड पर्सन है, एजुकेटेड लोग हैं, उनको सामने प्रेजेंट कर रहे थे कृष्ण भक्ति, बड़े बड़े लोगों का सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, और लोग इस चीज को देखते हैं कि हम जो चीज प्रेजेंट कर रहे हैं क्या हम बहुत पर्टिकुलर है कि नहीं। तो प्रभुपाद वाज वेरी पर्टिकुलर। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है बैक टू गार्डन मैगजीन छपे, और बैक टू गार्डन मैगजीन में प्रभुपाद उस समय की जो रियल प्रॉब्लम्स है, प्रभुपाद बहुत अपने आप को अप टू डेट भी रखते थे, क्या हो रहा है न्यूज़पेपर में, क्या चीज है अभी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या मेन कंसर्न क्या है। और प्रभुपाद बहुत रेलिवेंट टॉपिक पे उस बैक टू गॉडहेड में लिखते थे, ताकि वो रियल लोगों को हिट कर सके, लोग इसको अप्रिशिएट कर सके, इसकी रेलिवेंस को समझ सके। और प्रभुपाद जो है इस तरह से भगवत गीता उसमें बैक टू गॉडहेड में एक बार प्रभुपाद ने एक ये बताया, गीता नागरी के बारे में डिस्क्राइब किया कि ऐसे एक मॉडल कम्युनिटी होना चाहिए, कि ऐसे कम्युनिटी, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कम्युनिटी है इस वर्ल्ड में, लेकिन ऐसे कम्युनिटी होना चाहिए जो भगवत गीता की संदेश के ऊपर, आदर्श के ऊपर अपने जीवन को चलाते हो। उस कम्युनिटी में हर मेंबर और अपने जीवन के द्वारा वो भगवत गीता का संदेश को, भगवत गीता का शिक्षा को पूरा दुनिया में
डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ऐसे गीता नागरी का बारे में प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि ऐसा मॉडल होना चाहिए। और इस बैक टू गॉड एंड मैगजीन को प्रभुपाद जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो कहीं जगह पे वो डोनेशंस लाते थे, लाने का प्रयास करते थे। उस डोनेशन से प्रभुपाद इस बैक टू गॉड एंड मैगजीन को फ्री में कहीं बड़े बड़े जगह पे भेजते थे, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, इवन विदेशों में भेजते थे। प्रभुपाद ये कलेक्ट करते थे कि उन कॉलेजेस के और लाइब्रेरीज के कॉन्टेक्ट, और उनको फ्री में भेजते थे, और कहीं जगह से उनको अप्रिशिएशन भी आता था। और खुद जो है प्रभुपाद पर्सनली लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। प्रभुपाद जाते थे, कभी टी स्टॉल में खड़े हो जाते थे, जो चाय बेचने वाला जो स्टॉल्स है, और वहां पे कोई आके बैठ के जब चाय पीते थे, तो प्रभुपाद क्या करते थे, टी स्टॉल में जाते थे चाय पीने के लिए नहीं, चाय पीने वाले व्यक्ति को कृष्ण के बारे में बताने के लिए उनको वो देते थे ये बैक टू गॉड एंड मैगजीन। इस तरह से प्रभुपाद अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कई लोग उनको बोलते थे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो ऐसा एक बार हुआ, प्रभुपाद जहां भी जा रहे थे लोग बोल रहे थे नो टाइम, नो टाइम। नेक्स्ट टाइम प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड में ऐसे ही आर्टिकल छाप दिया, जिस आर्टिकल का नाम दिया नो टाइम इज ए क्रोनिक डिजीज ऑफ दिस सोसाइटी। और प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ढंग से उस आर्टिकल को लिखा। उन्होंने बोला है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल इस बैक टू गॉड एंड मैगजीन को या भगवान के बारे में सुनने के लिए टाइम नहीं है। वो सोचते वो इंडिस्पेंसिबल है, उनके बिना कोई मीटिंग नहीं चलेगा, उनके बिना कंपनी नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे कई लोग हैं, उन्होंने एग्जांपल दिया है कि वो साइंटिस्ट थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में उनका हार्ट अटैक हो गया एंड ही फिनिश्ड। तो प्रभुपाद बोलते उस समय उस हार्ट अटैक को बोल नहीं पाए कि वेट आई हैव ए मीटिंग एंड वेट, है ना, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। उस समय वो हार्ट अटैक को नहीं बोल पाया, डेथ को नहीं बोल पाया। सो इस तरह से प्रभुपाद आर्टिकल लिखते थे। प्रभुपाद के आर्टिकल वाज सो पावरफुल, एक एक शब्द प्रभुपाद चुन चुन के डालते थे। प्रभुपाद का जो लिटरल नॉलेज था, इट वाज कमेंडेड, इट वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। चाहे वो भक्ति को स्वीकार करते या ना करते, प्रभुपाद के आर्टिकल्स को सब लोग अप्रिशिएट करते थे। इस तरह से प्रभुपाद बैक टू गॉड एंड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, खुद सब कुछ अरेंज करते थे। लेकिन भक्त ज्यादा बन नहीं पा रहे थे, अप्रिशिएशन मिल रहा था प्रभुपाद को। एक दिन प्रभुपाद रास्ते से जा रहे थे अकेले डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अचानक रास्ते में जैसे कहीं गाय होते हैं ना, गाय होते हैं, और वो आए एकदम साइड से प्रभुपाद को मार दिया अपनी सींग से, और प्रभुपाद गिर गए। और कोई था नहीं वहां पे उस समय प्रभुपाद को उठाने के लिए। और कुछ समय बाद जब प्रभुपाद की आंखें खोले तो प्रभुपाद सोचने लगे मैं यहाँ पे कहाँ गिर गया, कैसे गिर गया, क्या हुआ। तो इस तरह से प्रभुपाद को कई घटना हुई। एक बार ऐसे हुआ, जो समर में दिल्ली में आप सब जानते हैं इतना गर्मी होता है, इतना गर्मी में प्रभुपाद जा रहे थे। प्रभुपाद क्या नहीं कर रहे थे, गर्मी है या ठंडा है, क्योंकि उनका पास जो है समय के लग रहा था कमी है, और उनको ये सेवा समय को वेस्ट नहीं करना है। तो जब प्रभुपाद चल रहे थे तो उनका गर्मी में उनके हीट स्ट्रोक हो गया, और फिर उनको हॉस्पिटल लेके गया, और फिर ट्रीटमेंट के द्वारा वो धीरे धीरे स्वस्थ हुए। इस तरह से प्रभुपाद दिल्ली में अकेले बहुत स्ट्रगल किया इस बैक टू गॉडहेड को कंटिन्यू रखने के लिए और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फाइनली प्रभुपाद ने देखा, उनको याद आया कि उनके गुरु महाराज ने कहा कि इस दुनिया में अगर एक व्यक्ति भी, हम सारे इतने बड़े बड़े चीज करने के बजाय अगर एक व्यक्ति को भी अगर भगवान की शुद्ध भक्त बना दिया तो हमारा जीवन सफल है। तो प्रभुपाद सोचने लगे कि मैं कितना छोटा हूँ, देखो मेरा गुरु महाराज कह रहे हैं एक व्यक्ति को भी अगर बना दिया, लेकिन मैं अभी तक एक व्यक्ति को भी नहीं बना पाया भगवान की शुद्ध भक्त। प्रभुपाद अपने आप को इतना विनम्रता प्रकट कर रहे थे। और फिर प्रभुपाद सोचे कि मेरे को वृंदावन जाना चाहिए। प्रभुपाद सोचे वृंदावन का आश्रय लेंगे, वृंदावन में जाके गोस्वामी की भक्तों की वृंदावन के आशीर्वाद लेके वहां पे लिखने का जो है उसका अलग ही पावर होगा। सो प्रभुपाद वृंदावन जाने का निर्णय किया, और वृंदावन में गए। वहां पे प्रभुपाद के एक जान पहचान एक थे आश्रम, और वो आश्रम का नाम था वंशी गोपाल जी मंदिर। तो प्रभुपाद ने उनको कांटेक्ट किया, और वहां पे उनका रेंट था उस समय 5 रुपया पर मंथ। तो प्रभुपाद गए वहां पे,
और वृंदावन में जाके उस रूम में वो जो है केशी घाट के पास में है वो मंदिर। तो जब वृंदावन में गए तो वृंदावन प्रभुपाद को आकर्षण करने लगे। प्रभुपाद तो ऑफ कोर्स वृंदावन में कई बार और जा चुके हैं एंड प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, तो वो वृंदावन को भक्त की दृष्टि से देखते हैं। तो प्रभुपाद हृदय बहुत खुश हो गया वृंदावन को देख के। और जैसे उस मंदिर में प्रवेश किया, छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर का रूफ में छत पे एक छोटा सा रूम है, वो रूम प्रभुपाद ने लिया किराए पे। तो जैसे ही गया तो उनके जो पुजारी थे उन्होंने प्रभुपाद को स्वागत किया, प्रभुपाद को लेके गए उनके ऊपर, उनका रूम दिखाया और फिर उनसे एग्रीमेंट साइन कराया। और फिर प्रभुपाद उस रूम में बैठे हैं, रूम से बाहर देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं कि यमुना बह रही है और बहुत सुंदर शांत वातावरण है। तो प्रभुपाद के हृदय बहुत शांत हो गया, खुश हो गया। उसके बाद प्रभुपाद प्रसाद लेके थोड़ा रेस्ट किए। शाम को उठे प्रभुपाद, शाम के जैसे ही शाम हुए अंधेरे होने लगे, वृंदावन की जो वातावरण है वो सारे मंदिरों में क्या होने लगे, आरती होने लगे, घंटी बजने लगे और इतना सुंदर दृश्य था कि प्रभुपाद जब वो देखे इतना सुंदर दृश्य, सो प्रभुपाद का वृंदावन के प्रति अप्रिशिएशन जो है अनलिमिटेडली बढ़ गया। और प्रभुपाद एक आनंद जो है वृंदावन के प्रति, भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति और कृष्ण के भक्त और धाम के प्रति इतना अट्रैक्शन फील कर रहे थे। प्रभुपाद को लग रहा था इस वृंदावन, ये खुशी, इसमें अनलिमिटेड खुशी है। लेकिन इवन भारत में भी कई लोगों को पता नहीं है इस जगह के बारे में। वो खुशी ढूंढ रहे हैं लेकिन इस जगह के बारे में नहीं पता, इस जगह का ग्लोरीज के बारे में नहीं पता, और विदेशों में तो किसी को पता ही नहीं। तो जब ये जो दृश्य देख रहे थे, प्रभुपाद के अंदर वृंदावन के प्रति एप्रिसिएशन भी बढ़ रहा था, साथ साथ प्रभुपाद को जो प्रीचिंग करने का, जो इस कृष्ण भावनामृत को फैलाने का डिजायर वो और स्ट्रॉन्ग हो रहा था कि इस वृंदावन को सबके सामने लेके जाना है, सबको दिखाना है कि क्या है ये वृंदावन, क्या दिव्य जगह है, और सबको लेके आना है इस वृंदावन में। ऐसे डिटर्मिनेशन बढ़ने लगे प्रभुपाद का। और फिर अगले दिन, लेकिन प्रभुपाद अकेले हैं यहाँ पे, तो प्रभुपाद अगले दिन सुबह सुबह, जैसे वृंदावन में है ना अंधेरे रहते ही, सूर्योदय से बहुत पहले ही लोग उठ जाते हैं, भक्त लोग स्नान करते हैं, उनसे भी पहले प्रभुपाद उठ गए। और प्रभुपाद क्या करे, उठ के अपने रूम में प्रभुपाद लिखना शुरू किया। वृंदावन में अक्सर वृद्ध लोग आते हैं और रिटायर करने के लिए, लेकिन प्रभुपाद वहां पे आए रिटायर होने के लिए नहीं, लिखने के लिए और प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद ने ऐसे टाइम चूज किया जहां पे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, रात रहते और प्रभुपाद लिखते रहे सुबह तक। उसके बाद फिर प्रभुपाद अपना जप किए, फिर दूसरे मंदिरों में दर्शन करने गए, फिर बाकी कार्य, लेकिन उनका लिखने का टाइम प्रभुपाद ने फिक्स रखा। उस टाइम में प्रभुपाद और कोई भी चीज नहीं करते, क्योंकि प्रभुपाद को पता है ये चीज उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर प्रभुपाद ऐसे नहीं करते तो हमें ये प्रभुपाद की ग्रंथ नहीं मिलता, क्योंकि प्रभुपाद इतने इम्पोर्टेंट पर्सन थे, इतने लोग आते थे, इतने जो है कार्य था प्रभुपाद को, कितने बड़े बड़े लोगों को लेटर लिखते थे, उनको रिप्लाई लेना, सब कुछ वो सारे सब है, लेकिन प्रभुपाद को मेन अपनी आर्टिकल लिखना है, अपनी प्रचार के लिए लिखना है। तो यहाँ पे हमें और एक लेसन मिलता है, जो चीज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस है, उसके लिए हमें ऐसे टाइम रिजर्व करना चाहिए अपनी डेली शेड्यूल में, जो टाइम कोई और चीजों से डिस्टर्ब ना हो, अनइंटरप्टेड टाइम, वो हम वाइजली चूज करें कि ये टाइम, और प्रभुपाद ने वाइजली ये रात के टाइम चूज किया कि उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो ऐसे ही हमारा अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते ये करना है, लेकिन अक्सर कोई और चीज हमें आके डिस्टर्ब करता है, और चीज हमारा अटेंशन ले लेता है, वो भी लगता है वो भी इंपॉर्टेंट है, यस, और फाइनली हम वो चीज नहीं कर पाते हैं, हमारे पास एक्सक्यूज होते हैं, इतने सारी चीजें हम नहीं कर पाए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए अलग से ऐसे टाइम न रखें जो अनइंटरप्टेड है। सो प्रभुपाद ये जानते थे और प्रभुपाद ने ऐसे रखा। और फिर उसके बाद फिर अगर लाइट भी चला जाता था तो प्रभुपाद केरोसिन लैंटर्न लेके लिखते थे, प्रभुपाद लिखना बंद नहीं करते।
तो इस तरह से वृंदावन में प्रभुपाद लिखते रहे, और वृंदावन से फिर प्रभुपाद आते थे दिल्ली, क्योंकि वृंदावन में तो वृंदावन का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभुपाद को करना क्या है, इस वृंदावन को लेकर पूरा विश्व में जाना है। उसके लिए प्रभुपाद को पब्लिकेशन करना है, पब्लिश करना है, बुक जो है आर्टिकल लिखना है, बैक टू गॉडेड छपना है, वो वृंदावन में नहीं हो सकता है। उसके लिए प्रभुपाद दिल्ली आते थे, और प्रभुपाद अक्सर ट्रेन से आते थे और उसी दिन फिर वापस जाते थे, क्योंकि दिल्ली में रहने का कोई जगह नहीं था। तो सेम डे में आना जाना, उसके लिए प्रभुपाद को कॉस्ट भी लगता था और दिल्ली में समय भी कम मिलता था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद करते थे जितना हो सके। कभी किसी ने अगर उनका घर में रहने के लिए जगह दे दिया तो प्रभुपाद रहते थे, और दिल्ली में आके वही करते थे, बैक टू गॉडहेड मैगजीन को प्रकाशन करना और लोगों तक पहुंचना, कहीं बड़े बड़े लोगों से, डोनर्स से मिलते थे। और प्रभुपाद का यही था कि बैक टू गॉडहेड को बड़े लार्ज स्केल में छापे, लार्ज स्केल में पब्लिश करे। कितने था, प्रभुपाद ने एक बार प्लान भी बनाया, 1000 कॉपीज है ना अमेरिका में, 1000 कॉपीज रशिया में भेजेंगे, 10,000 कॉपीज शायद अमेरिका में, ऐसा करके प्रभुपाद ने रखा। और डोनर्स के पास जाते थे, कई बार डोनर्स देते भी थे 1000 रुपीज के डोनेशंस, और प्रभुपाद लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इस तरह से प्रभुपाद बहुत मेहनत करने लगे, लेकिन अक्सर कई बार ऐसे होते थे डोनेशन भी नहीं मिलता था। सो प्रभुपाद धीरे धीरे जो है होने लगे कि समय बीतते जा रहा है, और लेकिन प्रभुपाद का फिर जो लगे कि अब क्या करें, कैसे से, और प्रभुपाद बाकी और भी एरिया को भी ढूंढते रहते थे, कहीं भी मौका मिल जाए। तो एक दिन प्रभुपाद के पास एक लेटर आया, जो उनका पहले शिष्य था झांसी में, आचार्य प्रभाकर। वो उस समय अभी बॉम्बे में एक भारतीय विद्या भवन करके एक इंस्टीट्यूट है, वहां का वो अध्यापक थे संस्कृत के। तो उनका वो प्रभुपाद को चिट्ठी लिखा कि प्रभुपाद आप भी आ जाइए और हम दोनों मिलके यहाँ पे हम प्रचार करेंगे। तो वो चिट्ठी देख के प्रभुपाद को लगा कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो लेकिन वहाँ का जो भारतीय विद्या भवन का जो मेन हेड थे, वो व्यक्ति थे जो मुंशी, जो गवर्नर थे यूपी का उस समय का, जो भारतीय भवन से, झांसी से प्रभुपाद को निकाल दिया था। तो प्रभुपाद थोड़ा वो डाउट रेज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो अभी मेरा दोस्त बन चुके हैं और वो आपको पसंद करेंगे। तो प्रभुपाद गए वहां पे, उनसे मिले। तो उन्होंने प्रभुपाद की स्कॉलरशिप को देख के, प्रभुपाद की ये बैक टू गार्डन मैगजीन वगैरह देख के, प्रभुपाद को वहां पे एक अध्यापक का, ऑनररी प्रोफेसर का पद दिया, और बोले वहां पे जो भगवत गीता स्टूडेंट्स का, वहां का जो स्टूडेंट्स को भगवत गीता सिखाए। तो प्रभुपाद को एक क्वार्टर भी दिया वहां पे। सो इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल। प्रभुपाद उस क्वार्टर में रहे, और प्रभुपाद ने जो है वहां पे उनको पढ़ाने लगे। तो गीता क्लास प्रभुपाद कीर्तन से शुरू करते थे और गीता पढ़ाते थे। लेकिन वहां पे क्योंकि उस भारतीय विद्या भवन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, वहां पे कई सारे लिमिटेशंस था, और उस लिमिटेशन से बाहर प्रभुपाद नहीं जा पाते थे। तो प्रभुपाद को लगता था कि इससे कोई भी एक भी व्यक्ति वो लीग ऑफ डिवोटीज में भक्त नहीं बनेंगे। लेकिन कुछ समय तक प्रभुपाद कर रहे हैं वहां पे, और प्रभुपाद को कंफर्ट जीवन था, कंफर्टेबल। लेकिन अगेन प्रभुपाद उस कंफर्ट के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं, प्रभुपाद को तो प्रचार करना है विश्व में। तो प्रभुपाद उनके साथ कुछ समय बाद फिर एक कुरुक्षेत्र में एक विश्व संस्कृत सभा हुआ, जब भारतीय विद्या भवन उसमें भाग लिया, और प्रभुपाद उस आचार्य प्रभाकर के साथ और भारतीय विद्या भवन के जो और भी प्रोफेसर उनके साथ वहां पे आए। वहां पे अलग अलग जगह से लोग आए, संस्कृत के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर उन्होंने चर्चा किया। प्रभुपाद को बोलने का मौका नहीं मिला था उस समय, लेकिन प्रभुपाद ने सुना, जो सब ने जो बोला है, कोई भी शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बोला, सबने अपना मन में गड़ा ढंग से बोला। तो प्रभुपाद को और कन्विक्शन हो गया, इस वर्ल्ड में कितने सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कितने सारे सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कोई भी शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं प्रचार कर रहा है। वो सारे पीस और हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, लेकिन सही चीज को वो मिस करके ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद का कन्विक्शन हो गया कि ये लीग ऑफ डिवोटीज ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो सच्चे में इस जो है पीस का फॉर्मूला को दे सकता है। सो प्रभुपाद वृंदावन में वापस आए, और
आचार्य प्रभाकर को लेके आए साथ में और वृंदावन में लीग ऑफ डिवोटीज को रिवाइव करने का प्रयास किया। उन्होंने बोला हेड क्वार्टर वृंदावन में रहेगा, लीग ऑफ डिवोटीज, उसके लिए कितना लक्ष्मी चाहिए, उन्होंने कुछ प्लान करा और दिल्ली में कई लोगों से मिलने का प्रयास किया कि डोनेशन लेने के लिए, लेकिन प्रभुपाद को नहीं मिला। प्रभुपाद आचार्य प्रभुपाद चले, उनको जाना पड़ा बॉम्बे में वापस। प्रभुपाद फिर अकेले हो गए। प्रभुपाद कानपुर गए कई बार, वहां पे उनका जो बिजनेस जब कर रहे थे वहां पे कई लोगों से उनका परिचय था कि वहां से कुछ मदद मिल जाए। वहां पे भी कहीं समय रह के प्रभुपाद को कोई मदद नहीं मिला। प्रभुपाद वापस वृंदावन में आ गए, थोड़ा सा निराश हो गए। प्रभुपाद को पता है, लक्ष्य पता है क्या करना है। प्रभुपाद को ये मैसेज को प्रकाशित करना है, ग्रंथ का प्रकाशित करना है और प्रभुपाद को वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापन करना है। लक्ष्य क्लियर था, पाथ क्लियर नहीं था कि कैसे आगे बढ़े। प्रभुपाद हर पाथ को ट्राई कर, इससे मिल जाए, इससे मदद मिल जाए, कहीं से भी, हर साइड से प्रभुपाद ट्राई कर, लेकिन कहीं भी एक क्लियर पाथ नहीं मिल पा रहा। प्रभुपाद निराश होकर वृंदावन में बैठे और प्रभुपाद एक पोएम लिखा, इसको वृंदावन भजन नाम दिया प्रभुपाद। उस भजन बहुत सुंदर, आप पढ़ेंगे तो बोल रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, फैमिली है, बिजनेस होते हुए भी नहीं है। भगवान की कृपा से भगवान ने इस जगत की हार्ड ट्रूथ को दिखाया मुझे, पर सत्य को दिखाया, और मैंने भगवान की कृपा से इस जगत के प्रति मेरा इच्छा खत्म हो चुके हैं। एंड उन्होंने बताया कि मैंने इतने प्यार करने वाले मेरा माता पिता सब थे, लेकिन आज कहाँ है? कोई नहीं है। कौन बताएगा वो कहाँ है? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस फैमिली, पूरा फैमिली मैटर्स एक टाइम के बाद कुछ नहीं रह जाता है, केवल नाम रह जाता है। लिख रहे हैं इस फैमिली में जो भी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, वास्तव में इस सागर में जैसे फेना होती है, फेना जो है, जो फोम्स होते हैं, वो एक दो एक साथ आते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ समय बाद फिर बिछड़ जाते हैं, फिर फेना जो है, जो फोम है, वो जल में मिल जाता है। उसी तरह हमारा ये शरीर पंचभूत से बना हुआ है। हम जब रिलेटिव्स एक साथ आते हैं और कुछ समय बाद फिर बिछड़ जाते हैं, और ये शरीर भी इस संसार में मिल जाता है। सो प्रभुपाद इस तरह से भजन लिख रहे हैं। और उसका कुछ दिन बाद प्रभुपाद जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव तिथि था। उस दिन प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से विरह महसूस करने लगे कि वो ही उन्होंने उनको ये मार्गदर्शन किए, और वो चाहते थे कि ये ज्ञान पूरा विश्व में फैले, लेकिन आज उनकी अनुपस्थिति में कोई भी ऐसा नहीं चाह रहा है, केवल वो चाह रहे हैं। तो उनको शक्ति नहीं मिल पा रहा है, कोई भी और उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, केवल उनके गुरु उनको उस समय आदेश दिए थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। आज उनको कोई नहीं सपोर्ट कर रहा। तो प्रभुपाद उनके गुरु के विरह में विरह अष्टक लिखा है, 8 श्लोक लिखा है, बहुत सुंदर तरह से लिखा है। वो लिखे, हे गुरुदेव, आप जो है इस जगत के लोगों के प्रति आप कृपालु हैं कि उनकी दुख को दूर करने के लिए केवल आप चिंतित रहते थे। उनके लिए आपने अपने शिष्य को ट्रेन किया और समुद्र से लेकर हिमालय तक सबको भेजा इस ज्ञान को प्रचार करने के लिए, लेकिन आपके अनुपस्थिति से मैं निराश हो रहा हूं। तो उसके बाद उन्हें पता है कि चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है, उस ज्ञान वास्तव में रचनी है, और उस मैसेज के बिना बाकी सारी चीज दुनिया में कंफ्यूजन पैदा करता है, और अभी दुनिया में केवल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इस महाप्रभु की मिशन को कुछ समय, महाप्रभु की डिसअपीयरेंस के बाद कुछ समय बाद ये बंद हो गया था, लेकिन आप आए और आप आके इस मिशन महाप्रभु की संदेश को फुलफिल करने के लिए आपने इतना बड़ा आयोजन किया, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में अभी फिर निराश हो रहे हैं। इस जगत में सब लोग अब आशा कर रहे हैं उनके उद्धार के लिए, लेकिन उनका उद्धार कैसे होगा? इस तरह से वो अपने विरह को प्रकट कर रहे थे बहुत सुंदर तरीके से। उसके कुछ दिन बाद ही
प्रभुपाद को एक ड्रीम आया, सपना आया। गेस कीजिए उस सपने में कौन आ सकता है? यस, प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर से आया। अभी तक कितने बार आ चुके थे? 2 बार आ चुके थे। दिस इज द थर्ड टाइम। और उन्होंने आके क्या बोला? गेस कीजिए। यस, उन्होंने कहा कि आप संन्यास लो। प्रभुपाद को फिर से वो मैसेज आया कि मुझे गुरुदेव चाहते मुझे संन्यास लेना है। प्रभुपाद ने सोचा कि संन्यास लेना है नहीं लेना सोच रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो उसी समय प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स उन्होंने भी प्रभुपाद को बताया कि आप संन्यास लो, तभी आप ये जो प्रचार जो आप सोच रहे हैं वो हो पाएगा। एंड प्रभुपाद ने उस मैसेज को लिया कि ये गुरु महाराज सपनों में भी बोल रहे हैं, उनके थ्रू से भी बोल रहे हैं। एंड दिस इज द वन स्टेप आई थिंक आई नीड टू टेक। प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि हाँ संन्यास लेंगे। प्रभुपाद संन्यास के लिए कहाँ गए? मथुरा। वही जो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, जिनको प्रभुपाद ने अपनी डीटीज चैतन्य महाप्रभु को गिफ्ट किया था। अब उस आश्रम में प्रभुपाद पहले भी रह चुके थे, लेकिन इस बार जब जा रहे हैं वो डिफरेंट है। उधर व्हाइट क्लोथ में प्रभुपाद जा रहे हैं और निकल के आएंगे सेफ्रॉन क्लोथ में एज ए सन्यासी। तो वो दिन था बहुत शुभ दिन। चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई विश्वरूप, उन्होंने जिस दिन संन्यास लिया था विश्वरूप महोत्सव, उस दिन प्रभुपाद ने 1959 में सितंबर में प्रभुपाद मथुरा गए और जो केशव महाराज के आश्रम में, और प्रभुपाद के साथ और एक डिवोटी जो वो भी संन्यास लिए। 2 लोगों का संन्यास दीक्षा हुआ। उस संन्यास में दीक्षा समारोह में बाहर से तो ज्यादा लोग नहीं थे, आश्रम के ही लोग डिवोटीज थे। और उसमें संन्यास के बाद उनका नाम पड़ा भक्ति वेदांत स्वामी। तो जब भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज संन्यास देने के बाद प्रभुपाद को सरप्राइजिंगली प्रभुपाद को बोला कि आप लेक्चर दो। तो उन्होंने थोड़ा सा बोल के प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको बोलेंगे लेक्चर दो, लेकिन उनको ये भी फिर से लगा कि शायद गुरु महाराज की इच्छा है कि मैं इंग्लिश में लेक्चर दूं। तो प्रभुपाद ने संन्यास के बाद इंग्लिश में लेक्चर दिए उसी जगह पे। उसके बाद फिर प्रभुपाद वापस वृंदावन में आए। नाउ ही इज डिफरेंट पर्सन इन सैफरन। स्वामी जी, भक्ति वेदांत स्वामी, आप सब प्रभुपाद को इंडिया में सन्यासी को रेस्पेक्ट करते हैं, तो प्रभुपाद को भी रेस्पेक्ट कर रहे थे। प्रभुपाद को वो रेस्पेक्ट मिल रहा है। लेकिन प्रभुपाद जब सन्यास लेके जब वृंदावन में आए, तो प्रभुपाद की इस प्रयास में, जो प्रभुपाद की इस प्रीचिंग प्रयास में कई सारे अच्छे घटना घटने लगे। सो उनमें से एक घटना ये कि जब प्रभुपाद अपने बैक टू गार्डन मैगजीन छाप रहे थे और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एक बार एक कॉलेज के लाइब्रेरियन प्रभुपाद को बताया, ये जो मैगजीन है 4 पेज का मैगजीन है, ये आप हर महीने इतना प्रयास करते हैं, लोग पढ़ के उसको फेंक देंगे, लेकिन आप बुक्स लिखिए, बुक्स छपाइए, बुक्स लोग फेंकेंगे नहीं और बुक्स को कदर करते हैं। तो ऐसे और एक व्यक्ति भी प्रभुपाद को बोले। प्रभुपाद ऐसे तो हाँ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कई लोगों का कई आइडियाज को प्रभुपाद ने एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन ये जो एडवाइस है सिंपल पर्सन से आया, प्रभुपाद ने उस एडवाइस को लिया और प्रभुपाद ने निर्णय कर लिया कि अब बुक लिखना है और बुक छापना है। यहाँ पे हमें एक लेसन मिलता है कि वी शुड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट the good suggestions from anyone। अक्सर हमारा ईगो बीच में आ जाता है। कोई और अगर हमें अच्छा सजेशन देते हैं, हमें अच्छा भी, हमें पता भी चलता है वो अच्छा है, फिर भी हम सोचते हैं ये तो जूनियर डिवोटी है, ये तो डिवोटी है नहीं, वो क्या हमें प्रचार के बारे में आइडिया देंगे, वो क्या हमें सेवा के बारे में आइडिया देंगे। उनको अगर ले लिया हमने एडवाइस या सजेशंस, तो मैं छोटा हो जाऊंगा उनसे। ऐसे भावना हमें रोक लेता है और हम जानते हुए भी गलत रास्ता में हम आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा ईगो हमें रोकता है। लेकिन प्रभुपाद इतने बड़ा महान आचार्य है और उन्होंने ये एडवाइस कहां से लिया, किस से लिया? अपने गॉड ब्रदर की एडवाइस नहीं था, ये था एक सिंपल लाइब्रेरियन का एडवाइस।
and Prabhupada took it very seriously. प्रभुपाद सोचने लगे कौन सा ग्रंथ मुझे पहला लिखना है, और प्रभुपाद ने निर्णय किया वो ग्रंथ होगा श्रीमद् भागवतम, क्योंकि वो भागवतम ग्रंथ है जो चैतन्य महाप्रभु ने एम्फसाइज किया। ये वैष्णवों का लिटरेचर है, टॉप मोस्ट स्पॉटलेस ग्रंथ है, इस भागवतम को लिखना है। तो प्रभुपाद ने भागवतम को लिखना शुरू किया, और उस दौरान प्रभुपाद ने ओपन रखा दूसरा डोर भी प्रीचिंग का। उस दौरान एक बहुत सुंदर घटना घटी। प्रभुपाद न्यूज़पेपर को देखते थे, रिसेंट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, साइंटिस्ट को क्या चीज इंटरेस्टिंग है, उस रिलेटेड प्रभुपाद लिखते थे। तो उस समय एक न्यूज़पेपर में आया कि एक अमेरिका में 2 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। क्यों मिला? कि उन्होंने एक थ्योरी पब्लिश किया, और वो थ्योरी ऐसा था कि उन्होंने इन्वेंट किया कि ऐसा कोई मैटर है, ऐसा कोई पार्टिकल है जिसको उन्होंने नाम दी एंटी प्रोटॉन या एंटी मैटर। उससे पता लगता है कि इस मैटेरियल जगत की पड़े कोई और जगत भी है। ऐसे उन्होंने थ्योरी रेज बनाई, और उस थ्योरी की वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला। और ये जैसे प्रभुपाद ने देखा न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है, ये एंटी प्रोटॉन एंटी मैटेरियल मतलब दूसरा वर्ल्ड है। यस आई नो दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक वृंदावन वैकुंठ जगत। और ये सिर्फ इतना बता के उनको नोबेल प्राइज मिल गया, तो ये बताना जरूरी है सबको, इनको भी। तो प्रभुपाद ने एक ग्रंथ बुक, छोटा सा बुक लिखने का प्रयास किया उनकी चीज को लेके, कि एंटी प्रोटॉन साइंटिस्ट ने ये बोला, सब लोगों ने इसको अप्रूव किया, यस ये करेक्ट बोल रहे हैं, और इसका पूरा इंफॉर्मेशन ये है, ये दूसरा जगत है, और दूसरे जगत में भी हम जा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखा छोटा सा, उसका नाम दिया इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। और वो ग्रंथ लगभग 15,000 वर्ड्स के थे, छोटा सा ग्रंथ प्रभुपाद ने छापा और भेजा लोगों को। कहीं साइंटिस्ट, कहीं एजुकेटेड पर्सन, प्रोफेसर्स उसको काफी अप्रिशिएट किया। गुजरात यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, उन्होंने प्रभुपाद को अप्रिशिएशन लेटर लिखा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उस ग्रंथ के लिए एक फॉरवर्ड लिखा, ये ग्रंथ बहुत अच्छा है और सारे साइंस स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। इस तरह से आप देखिए, अकेले प्रभुपाद केवल अपने लिखने के बल से प्रभुपाद ने कितने बड़े बड़े लोगों की अप्रिशिएशन को प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा घटना ये घटी कि राधा दामोदर, अभी तक प्रभुपाद कहाँ रह रहे हैं? बंशी गोपाल मंदिर में। राधा दामोदर मंदिर के जो हेड थे वो प्रभुपाद को एक बार मिले और प्रभुपाद को इनवाइट किए कि राधा दामोदर मंदिर में 2 कमरे खाली हैं, उसमें आप रह सकते हैं। और 2 कमरे छोटे छोटे, एक है किचन और एक है रहने के लिए। प्रभुपाद उस इनविटेशन को स्वीकार किया। प्रभुपाद को लगा ये इनविटेशन 6 गोस्वामी से है। रूप गोस्वामी का समाधि वहां पे है, वहां पे वो मंदिर, सारे गोस्वामी वहां पे एक साथ मिलते थे, भगवान के बारे में चर्चा करते थे और वहां पे ग्रंथ लिखते थे। ग्रंथ लिखने के लिए वो जगह सबसे बेस्ट था। सो प्रभुपाद वहां पे गए, देखे, और देखा वो 2 रूम जो है बहुत खराब कंडीशन में है, उसको रिपेयर करने की जरूरत है, लेकिन वो दामोदर के मंदिर के जो मैनेजमेंट है वो नहीं करा सकते, उनके पास धन नहीं है। सो प्रभुपाद को ही कराना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने बुकिंग कर लिया कि मंथली 5 रुपया उसका वही रेंट है, लेकिन रिपेयर प्रभुपाद को कराना है। तो प्रभुपाद को जैसे जैसे समय मिलेगा वो रिपेयर कराते रहेंगे, जब रिपेयर हो जाएगा प्रभुपाद शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद ने चुन लिया कि दिस इज द माय प्लेस। किस लिए चुना? शांत वातावरण के लिए नहीं, शांत वातावरण वहां पे है, बंशी गोपाल मंदिर के आसपास में, वो केशी घाट है, यमुना वैली है, लेकिन वहां पे हम जो है राधा दामोदर मंदिर में शांत वातावरण नहीं है, लेकिन वहां पे पोटेंट जगह है। वहां पे आचार्य हैं, 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी की समाधि है, जीव गोस्वामी की समाधि है, जो लोग इस ग्रंथ का, महाप्रभु के मैसेज को प्रचार करने के लिए ग्रंथ लिखते थे। तो वो इंस्पिरेशन, उनकी क्लोजनेस को प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद वहां पे जाने का निर्णय किया। और तीसरा घटना क्या घटा? प्रभुपाद को जब दिल्ली आते थे, एक उनका जान पहचान व्यक्ति था, उन्होंने प्रभुपाद को एक तीसरा व्यक्ति से मिलाया, कृष्ण पंडित नाम था। उनका एक मंदिर था, वो मंदिर है छिपीवाड़ा मंदिर। तो वो बहुत धार्मिक टाइप के व्यक्ति थे। वो प्रभुपाद को उस छिपीवाड़ा मंदिर में एक कमरा प्रभुपाद को दिया कि जब प्रभुपाद दिल्ली आए तो प्रभुपाद यहाँ पे रह सके और यहाँ पे अपना ग्रंथ का रचना कर सके।
प्रभुपाद को सेम डे में वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप प्रभुपाद को 2 क्वार्टर हो गया, वृंदावन में एक है, दिल्ली में है। तो दिल्ली में जब तक प्रभुपाद है अपनी प्रकाशन कर रहे हैं, डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो दिल्ली में रह के प्रभुपाद अपना लिखा कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद को ऐसे घटना हुई। उसके बाद फिर प्रभुपाद जो है पूरा वो किया कि निर्णय किया कि अभी जो है उनको श्रीमद् भागवतम का रचना करना है। भागवतम लिखने में प्रभुपाद पूरा फोकस करने लगे। इस दौरान प्रभुपाद को एक मैसेज देखे न्यूज़पेपर में अनाउंस आया, नोटिस कि जापान में एक संस्कृति सभा हो रही है जो पूरा वर्ल्ड की पीस के लिए ह्यूमन स्पिरिट को कल्टीवेट करने का एक कन्वेंशन हो रहा है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन। उसमें वर्ल्ड से बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स को इनवाइट किया जा रहा है। प्रभुपाद ने सोचा कि मैं जाऊं। प्रभुपाद ने उनको अप्लाई किया। प्रभुपाद ने बताया कैसे वो ह्यूमन स्पिरिट को कल्टीवेट करना है। प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम की 10th कैंटो की जो है में एक वर्णन आता है ऑटम सीजन का, उसके लेके प्रभुपाद ने बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा, उनको भेजा और वो बहुत इम्प्रेस हो गए। प्रभुपाद ने बोला कि वो आके स्पीच देंगे। तो जापान के जो वहाँ का जो हेड थे, जो इस कन्वेंशन को देखने वाले थे, उन्होंने पूरा स्पॉन्सर कर दिया कि प्रभुपाद जब जाएंगे उनका रहने का, उनके लॉजिंग का सब कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन प्रभुपाद को जाने का सिर्फ किराया चाहिए होगा। प्रभुपाद को जाने के लिए अपनी किराए से जाना पड़ेगा। एंड प्रभुपाद बहुत अच्छे से उनका साथ चल रहा था। प्रभुपाद उस 10th कैंटो से प्रभुपाद लिख रहे थे कि किस तरह से वो प्रेजेंट करेंगे और हर एक चीज, एक एक उदाहरण को वो पिक्चर के माध्यम से वहां पे उस कन्वेंशन में सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। और वो पिक्चर ड्रॉ कौन करेगा? उन्हीं का ही लोग ड्रॉ करेंगे, प्रभुपाद को हेल्प करेंगे। तो वो सब एग्री हो गए। प्रभुपाद उनको भेजने भी लगे, वो लोग ड्रॉ कर भी रहे थे, लेकिन प्रभुपाद को जाने के लिए पैसा नहीं था, जापान जाने के लिए पैसा नहीं था। प्रभुपाद कई लोगों को रिक्वेस्ट किया, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि मेरा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एज ए इंडिया को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। कहीं प्रयास किया, लेकिन प्रभुपाद को फाइनली नहीं मिला। एंड प्रभुपाद फिर उनको थैंक्स बोले लेटर में, एंड फिर उनको बोला प्रभुपाद ने कि मैं नहीं आऊंगा। प्रभुपाद को जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, प्रभुपाद को माइंड में फिक्स हो रहा था कि मुझे जो है बाहर जाके ही प्रचार करना है। यहाँ के प्रभुपाद की जो लिखने का जो क्वालिटी है, उसमें प्रभुपाद को कॉन्फिडेंस बढ़ते गया, क्योंकि सारे एजुकेटेड लोग सब उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। और प्रभुपाद को बस ये लग रहा था कि इंडिया के सब लोग अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, लेकिन दे आर फॉलोइंग अमेरिका के जो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो ज्यादा एडवांस्ड है, इसलिए उनका फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम उनके पास जाओ और वो इस ज्ञान को लेंगे तो उनको फॉलो करेंगे इंडिया। इसलिए प्रभुपाद की डिटर्मिनेशन बढ़ते जा रहे हैं। फिर फाइनली प्रभुपाद सोचे कि वहां पे जाने के लिए भी मुझे कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने अपने ग्रंथ पे ही फोकस करे। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद अब भागवतम को लिखने लगे। प्रभुपाद ने पूरा प्लान किया है भागवतम को जो लिखना है, कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन परफेक्ट। ऐसा ग्रंथ भागवतम का इंडिया में है नहीं एक्चुअली। तो प्रभुपाद ने यूनिक वे से उसको प्रेजेंट करने का सोचा इंग्लिश में। और प्रभुपाद ने एक कैंटो को मल्टीपल वॉल्यूम्स में उन्होंने प्लान किया। फर्स्ट कैंटो को 3 वॉल्यूम्स में प्रिंट करना है। इस तरह से उन्होंने देखा, कैलकुलेट किया कि सारे पूरा भागवतम कंप्लीट होने में 60 वॉल्यूम्स चाहिए, मतलब 60 बुक्स चाहिए, 60 बुक्स। और प्रभुपाद अभी बस फर्स्ट कैंटो स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितना समय लगेगा, और उसको प्रिंट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं, कभी छिपीवाड़ा में, कभी वृंदावन में, और प्रभुपाद लिख रहे हैं, और उसको बहुत स्ट्रगल है ना। आप पढ़िएगा, सो नाइस कि वहां पे प्रभुपाद जब फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट पार्ट को जो छप रहे हैं, तो प्रभुपाद ने सब कुछ रेडी कर लिया, मैन्युस्क्रिप्ट। अब छपना है, उसके लिए कहीं लक्ष्मी चाहिए, वो लक्ष्मी है नहीं। तो प्रभुपाद को जो उनका कांटेक्ट थे दिल्ली में, तो उनसे गया और उन्होंने कहा कि उनका जो है एक व्यक्ति कर सकता है, जो डालमिया जी बहुत मतलब धार्मिक भी थे और वो ऐसे हेल्प करते थे। वो बोलते लेकिन वो जानते नहीं प्रभुपाद को, वो प्रभुपाद के कहने से नहीं करेंगे।
तो प्रभुपाद अगर गोरखपुर जाके वहां के एक विद्वान व्यक्ति हैं जिनको वो डालमिया जी ट्रस्ट करते हैं, हनुमान पोद्दार, हनुमान प्रसाद पोद्दार, उनको अगर मिलके उनको मैन्युस्क्रिप्ट दिखाए और वो अगर एंडोर्स करे, वो अगर अप्रूव करे, तो डालमिया जी कर देंगे फाइनेंस। तो प्रभुपाद गए गोरखपुर, गया, उन्होंने अपना मैन्युस्क्रिप्ट दिखाया। देखिए आप प्रभुपाद के मैन्युस्क्रिप्ट क्वालिटी, प्रभुपाद ऑलमोस्ट एकदम अननोन थे उनके लिए, और उन्होंने देख के इतना इंप्रेस हो गया, उन्होंने लिखा डालमिया को कि यस ये बुक छपना चाहिए, और डालमिया जी उनको फाइनेंस के फर्स्ट वॉल्यूम के लिए, और फिर फर्स्ट वॉल्यूम छपा। प्रभुपाद ने उस बुक को लेके कहीं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, कहीं बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स थे, इवन प्रभुपाद जो है वहां पे गए, लाल बहादुर शास्त्री को मिले, और लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनको उन्होंने गिफ्ट दिया, उसका फोटो भी आपने देखा होगा, प्रभुपाद गिफ्ट दिए, और लाल बहादुर शास्त्री बहुत अप्रिशिएट किया उनकी बुक का। प्रभुपाद जाकिर हुसैन से मिले, उस समय जाकिर हुसैन वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और इस तरह से प्रभुपाद ये ग्रंथ कहीं लोगों को दिया, और सब लोग उसको एप्रिशिएशन आना शुरू हो गया प्रभुपाद की इस भागवतम की फर्स्ट वॉल्यूम से। कहीं कहीं जगह से बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर से ये इकट्ठा हो रहे हैं, और वो प्रभुपाद को हेल्प कर रहे हैं अगली वॉल्यूम वो करने के लिए, छपने के लिए। तो अगली वॉल्यूम किसी और ने स्पॉन्सर किया था, किसी और शुगर कंपनी का किसी एम्प्लॉय ने। थर्ड वॉल्यूम, अब थर्ड वॉल्यूम कौन करेगा? थर्ड वॉल्यूम के लिए प्रभुपाद ने सोचा बॉम्बे जाए, तो प्रभुपाद बॉम्बे गए, और वहां पे सुमति मुरारजी जो है उनसे मिले, जो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी का हेड थे, और वहां पे जब मिलने जा रहे थे तो प्रभुपाद को मिलना नहीं दिया जा रहा था। तो प्रभुपाद, उनके जो सेक्रेटरी थे, सो प्रभुपाद बाहर ही खड़े थे, बैठे हुए थे सीढ़ी में, 5 घंटा तक प्रभुपाद सीढ़ी में बैठ के जप ही कर रहे। प्रभुपाद सोचे एक बार लास्ट में तो वो निकलेंगे यहाँ से, तो एटलीस्ट लास्ट में उनसे मिलने का मौका मिल गया। तो प्रभुपाद ने मिला, जब लास्ट में वो जब बाहर जा रही थी तो देखा, बोले ये कौन है? तो जैसे प्रभुपाद मिले तो उनको अगले दिन बुलाया, और अगले दिन प्रभुपाद जाके प्रेजेंट किया थर्ड कैंटो को। प्रभुपाद पहले कैंटोस को दिखाया, उनके अप्रिसिएशन को दिखाया, तो श्रीमती मुरारजी अप्रूव कर दिया, और उनको थर्ड कैंटो उन्होंने पब्लिश किया। तो इस तरह से थर्ड कैंटो नहीं, फर्स्ट कैंटो की थर्ड वॉल्यूम इस तरह से हो गया। 1964 हो गए। अब प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में थे, और राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जो है इंटेंसली प्रे कर रहे थे रूप गोस्वामी की समाधि से, अपने गुरु की समाधि में, कि वो लिखते जाए, और वो उनको लगा प्रभुपाद को कि वो उनको एटर्नल रेसिडेंस मिल गया रहा था दामोदर मंदिर में। रूप गोस्वामी का अपने गुरु महाराज की क्लोज एसोसिएशन मिला, लेकिन वो लोग फिर भी बोल रहे हैं उनको कि उनको विदेश में जाके प्रचार करना। सो वो प्रे करने लगे उनको गाइडेंस के लिए और शक्ति देने के लिए। तो यहाँ पे भी हमें एक लेसन मिलता है कि हमें चाहे हम कितना भी एफर्ट करें, हमें इट इज वेरी एसेंशियल कि हम गुरु और आचार्य से हम ब्लेसिंग्स और गाइडेंस ये हम मांगते रहे, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी गाइडेंस से ही सफलता आ सकता है। एंड प्रभुपाद उसको जानते थे, और रोज प्रभुपाद लिखते थे कि वो जब रूप गोस्वामी की समाधि में मेडिटेट करते थे, उनसे प्रे करते थे उनकी गाइडेंस के लिए। प्रभुपाद जानते थे ये इम्पॉसिबल टास्क केवल उनकी कृपा से हो सकता है। तो इस तरह से 1964 में प्रभुपाद वहां पे वो किया, जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया, और जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में प्रभुपाद ने वो उस समय एक गवर्नर थे यूपी का जो, और एक गवर्नर थे, उनको इनवाइट किया राधा दामोदर मंदिर में, और प्रभुपाद ने बहुत अच्छा से उनका स्वागत किया, बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया। और उस तरह से फिर जो है प्रभुपाद एक दिन मथुरा के एक व्यक्ति थे, अग्रवाल नाम था, उनसे मिले, और प्रभुपाद को अभी कन्विक्शन हो रहा था कि उनको जब वो प्रचार के लिए बॉम्बे जा सकते, कानपुर जा सकते, वो अमेरिका भी जा सकते हैं, और उनको पूरा विश्वास हो रहा था कि वहां के लोग उनको सुनेंगे। लेकिन अमेरिका कैसे जाएंगे? जापान जाने का ही टिकट नहीं मिल पाया उनको। सो प्रभुपाद, और अमेरिका में कौन उनको एक्सेप्ट करे, उसके लिए स्पॉन्सर चाहिए, प्रभुपाद को किसी को पता नहीं।
तो एक दिन प्रभुपाद चल रहे थे और उनको मथुरा के एक अग्रवाल व्यक्ति मिले। वो बातों बातों में उनको बोले कि उनके एक पुत्र रहते हैं अमेरिका में, गोपाल अग्रवाल। तो प्रभुपाद ने बोले आप क्यों नहीं अपने लड़के को बोलते हो कि मेरे लिए स्पॉन्सर करे, मतलब मेरे लिए, मैं वहां पे जा सकूं उसके लिए वो अप्लाई करे। कि उनका अगर कोई ना कोई होना चाहिए तभी अमेरिका जाने का परमिशन मिलता है, कि वहां के कोई चाहता है कि वो जाए। और प्रभुपाद ने ऐसे बोल के छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने सच में उनका अपने पुत्र को बताया था। और गोपाल अग्रवाल ने जो है वो लेटर लिखा था इंडिया को, अप्लाई किया था प्रभुपाद के लिए। तो एक दिन प्रभुपाद को मैसेज मिलता है गवर्नमेंट से कि आपको अमेरिका जाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारा साइड से। प्रभुपाद ने पता करा कैसे हुआ, तो पता लगा कि ये गोपाल अग्रवाल ने प्रभुपाद को वहां पे जाने के लिए स्पॉन्सर किया। और तो प्रभुपाद बहुत खुश हो गए। और प्रभुपाद को लगा अभी फिर जो है अब मुझे पूरा तैयारी करना है, उनको पासपोर्ट बनाना है, उनको कुछ पी फॉर्म्स है ये सब करना है, और टिकट का व्यवस्था करना है। तो पासपोर्ट के लिए जो चिपीवाड़ा मंदिर है उसके जो कृष्ण पंडित है वो प्रभुपाद को हेल्प किया। और टिकट के लिए प्रभुपाद फिर कोई और रास्ता नहीं दिखाई दिया, वो बॉम्बे गए और श्रीमती मुरारजी से मिले। श्रीमती मुरारजी शुरू में बोले कि आप इतना वृद्ध हो चुके हैं, आप जाके क्या करेंगे वहां पे, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन प्रभुपाद बहुत डिटरमाइंड थे, उनको कन्विंस किए। और फाइनली श्रीमती मुरारजी ने उनको टिकट अप्रूव कर दिया। प्रभुपाद was फाइनली रेडी। प्रभुपाद का जो है लास्ट समय में, जो जाने से कुछ दिन पहले, श्रीमती मुरारजी प्रभुपाद को रहने के लिए अपनी जो एम्प्लॉइज की रेसिडेंशियल क्वार्टर्स है वहां पे एक रूम दिलाया। वहां पे उनके कई सारे लोग आते थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, प्रभुपाद से लेक्चर सुनते थे, प्रभुपाद को कुछ प्रसाद के लिए अनाज वगैरह लाके गिफ्ट देते थे प्रभुपाद को। लास्ट में कुछ दिन के लिए श्रीमती मुरारजी अपनी जो सेक्रेटरी थे चौकसी, उनको बताया कि इन जो भक्ति वेदांत स्वामी का अमेरिका जाने के लिए, उनको पता नहीं वहां पे कितना ठंड है, उनके लिए सारे जो उनके गर्म वस्त्र है वो सारे खरीदवाओ, आप लेके जाओ, जो भी खर्चा है मैं दूंगी, और मार्केट में ले जाके उनके सारे वस्त्र सब कुछ खरीदो। तो वो सारे श्रीमती मुरारजी बोल रहे हैं। प्रभुपाद का कुछ डिमांड था, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा आपको कुछ लेके जाना है वहां पे, तो प्रभुपाद ने बोले कुछ पैम्फलेट लेके जाना है, कि वहां पे जाके जो प्रचार करेंगे प्रभुपाद के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बताया। तो वो प्रभुपाद के हिसाब से वो पैम्फलेट बनाया, डिजाइन कराया, छपाया इस तरह से। और फिर वो 13 अगस्त 1965 प्रभुपाद को जाना है। तो यहाँ पे हमें लेसन एक मिलता है कि इतने सारे अच्छे लोग भी प्रभुपाद को मिले। तो इस दुनिया में ऑल दो ज्यादातर लोग जो है भक्ति के लिए सहायक वो नहीं है, लेकिन स्टिल देयर आर सम पीपल, सम गुड पीपल हु वांट टू हेल्प। वी जस्ट नीड टू फाइंड देम एंड वी नीड टू आस्क फ्रॉम देम। बहुत अच्छा से श्रीमती मुरारजी, कृष्ण पंडित और ऐसे लोग प्रभुपाद को हेल्प करते रहे। और फिर फाइनली प्रभुपाद कलकत्ता आए। और कलकत्ता शहर जहाँ पे प्रभुपाद के जन्म हुआ, प्रभुपाद हमने चाइल्डहुड बिताया, कॉलेज लाइफ बिताया, सारी चीज प्रभुपाद की परिचित है। लेकिन प्रभुपाद का भी रहने के लिए अपना घर नहीं है, अपने घर में नहीं जा सकते, प्रभुपाद सन्यासी है। प्रभुपाद कहाँ जाएंगे? तो वो जो गवर्नर को प्रभुपाद ने बुलाए थे अपने जन्माष्टमी फेस्टिवल में राधा दामोदर मंदिर में, उस गवर्नर अपने घर में प्रभुपाद को एक बार बुलाए थे अपने एक ओकेशन में। और वहां पे एक कीर्तन या डिवोटी आए थे। वो डिवोटी का नाम था शिशिर भट्टाचार्य। वो गौड़िया के नहीं थे, लेकिन ऐसे कीर्तन करते रहते थे, बाहर जाते रहते थे लोगों का पास और कीर्तन करते रहते, अच्छा कीर्तनिया थे। उनसे प्रभुपाद का परिचय हुआ था। तो प्रभुपाद उस शिशिर भट्टाचार्य को कांटेक्ट किया, उनके घर में गया, उन्होंने उनको स्वागत किया। और कुछ दिन में, जितना दिन थे प्रभुपाद वहां पे, शिशिर भट्टाचार्य प्रभुपाद को लेकर कहीं जगह पे गए, वहां का न्यूज मीडियाज में लेके गए, अलग अलग जो पत्रिकाएं हैं, कि ये न्यूज देने के लिए कि ये एक स्वामी अमेरिका जा रहा है पहली बार इस सनातन धर्म का संदेश को प्रचार करने के लिए। कई सारे न्यूज में उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सबने छपा नहीं। एक लोकल पत्रिका उन्होंने छापा कि प्रभुपाद इससे जा रहे हैं। और फाइनली प्रभुपाद को वही शिशिर भट्टाचार्य जो वही आए सी ऑफ करने के लिए प्रभुपाद को। और प्रभुपाद का पास क्या था? वो ट्रंक था जिसमें प्रभुपाद को जो 3 वॉल्यूम्स है भागवतम की, उसका शायद 200 सेट्स था। और उसी को सोच के प्रभुपाद को शक्ति बल मिलता था कि मैं वहां पे जाके कुछ प्रेजेंट करने के लिए मेरे पास है। और प्रभुपाद का और कुछ नहीं था, एक छतरी था और बस कुछ अनाज लिए थे। और सुमति मुरारजी ने उस
कैप्टन को भी बता दिया था कि उस शिप में सफिशिएंट मात्रा से वेजिटेबल चीज लेके जाए ताकि प्रभुपाद को जब जरूरत हो तो दे सके। सो फाइनली शिला प्रभुपाद को सी ऑफ करे ये शिशि भट्टाचार्य, और शिला प्रभुपाद आज उससे पहले दिन प्रभुपाद जो है वो गए थे मायापुर धाम, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समाधि मंदिर में प्रभुपाद गए। वहां पे उन्होंने प्रणाम किया, उनकी ब्लेसिंग्स लिए, और लेके फिर प्रभुपाद इस जलदूत में चढ़े नया कंट्री में, अननोन जगह पे, जहाँ पे प्रभुपाद को लगा कि शायद कोई वेलकम भी नहीं करेगा। प्रभुपाद को लगा यद्यपि इंडिया में स्ट्रगल था, फिर भी इंडिया तो इंडिया है, लोग फिर भी सन्यासी को इज्जत देते हैं, सन्यासी को जानते हैं, किसी बड़े व्यक्ति को अगर उनके घर ही पहुंच जाओ तो मिल लेते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसे शायद नहीं होगा। लेकिन भगवान के ऊपर पूरा निर्भर करते हुए प्रभुपाद चल रहे। हम आगे देखेंगे, आज हम यहाँ पे विराम देंगे, आगे हम देखेंगे प्रभुपाद अमेरिका कैसे पहुंचते हैं और आगे क्या होता है। So jewels we collected today, number 26. Don't neglect to review the work that you care the most. Number 27. Reserve the uninterrupted time wisely for your priority service. Be humble to accept valuable suggestions from anyone. It is essential to pray to Guru and Acharyas for their blessings and guidance. And finally, there are still some good people who want to help in the service of God. We just need to find them and ask from them. जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद।